हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पूछे गए प्रश्न पत्र देखेंगे जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं। टोटल 110 क्वेश्चन है विथ आंसर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले कुछ निर्देश है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है, उसे पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र द्विभाषी है। किसी भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण में प्रश्न मान्य होगा। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 110 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। राजभाषा से संबंधित प्रश्न संख्या 101 से 110 तक है। किसी भी 100 प्रश्नों का उत्तर दे। यदि कोई अभ्यर्थी 100 से अधिक प्रश्न देता है या प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में पहले 100 प्रयास किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। किसी भी रूप में कोई कदाचार स्वीकार नहीं होगा। यदि कोई अभ्यर्थी इसमें शामिल पाया गया तो इसके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन 0.33 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए हैं। कृपया परीक्षा के दौरान नोडल अधिकारी निरीक्षण द्वारा किए गए निर्देशों का पालन करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश था। तो हम लोग 1 नंबर से कंटिन्यू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कृपया पेशेंस बनाए रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन VVI हैं, पूछे गए प्रश्न पत्र है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में SWI, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर SWI में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया है। पहला रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था। इन विच ईयर फर्स्ट रेलवे बजट वाज प्रेजेंटेड। तो पहला रेल बजट 1924 में पेश किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1924 में ही रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। याद रखिएगा, 1924 में ही पहले आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया जाता था। तो 1924 में आम बजट से रेल बजट अलग किया गया था। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पहला रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था। पहला रेल बजट 1924 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। कार्य गतिविधियां निम्नलिखित में से किस मांग संख्या के अंतर्गत आती है। वर्क्स एक्टिविटी कवर्ड अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग डिमांड नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 नंबर 16। कार्य गतिविधियां किस मांग संख्या के अंतर्गत आती है, तो 16 नंबर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अर्ध आधिकारिक DO पत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, DO पत्र में आधिकारिक जानकारी के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत जानकारी भी होती है। कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये कथन सही है। इस पत्र में प्राप्तकर्ता को नाम से संबंधित किया जाता है, ये भी सही है। जो सही नहीं उनके बारे में बताना है। ऐसा पत्र केवल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अधिकारी को लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पत्र की न तो प्रतिलिपि बनाई जाती है और न ही वितरित की जाती है, ये भी सही है। गलत पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंग्लिश में था। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डेमी ऑफिशियल यानी DO लेटर। ये हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में उसके जीवन साथी को कितने वर्षों तक दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 वर्ष तक। कोई भी मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में उसके जीवन साथी को कितने वर्ष तक दिया जाता है, 10 वर्ष। 10 वर्ष के बाद उन्हें 50% नहीं दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का इंग्लिश में है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स
50% ऑफ लास्ट पे ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय इज पेड टू स्पाउस एज फैमिली पेंशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है उनके बारे में पूछ रहा है, वो बताइए। पहला ऑप्शन है चाइल्ड केयर लीव CCL के दौरान छुट्टी का नकदीकरण नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है उन्हें हमें बताना है, जो सही नहीं है। गोद लिए गए नाबालिग बच्चे के मामले में भी CCL स्वीकार्य है, यह भी सही है। जो सही नहीं है उन्हें बताना है। विकलांग बच्चे के लिए CCL का लाभ केवल 22 वर्ष की आयु तक ही लिया जा सकता है, एक गलत है। सी नंबर क्या हो जाएगा? कथन गलत है। और क्या कह रहा है? CCL को किसी भी तरह अधिकतम 5 वर्ष की छुट्टी लेने के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होना चाहिए? CCL टोटल 730 दिन मिलता है। वुमेन एम्प्लॉय को 730 दिन यानी 2 साल मिलते हैं 2 बच्चों के लिए। नॉर्मल बॉय और गर्ल में अगर CCL की बात किया जाए तो 18 वर्ष के एज तक, बच्चा का 18 वर्ष के एज तक आप ले सकते हैं CCL। यदि कोई बच्चा, भगवान न करे, कोई दिव्यांग या विकलांग अगर कोई जन्म ले लेता है कोई बच्चा, तो इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। आप CCL कभी भी ले सकते हैं, जब आपको ज़रूरी पड़े आप ले सकते हैं। मगर टर्म्स एंड कंडीशन है 2 बच्चों तक ही आप CCL का लाभ उठा सकते हैं और 730 दिन से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। विकलांग के केस में आप जब ज़रूरत पड़े तब ले सकते हैं, कोई उम्र सीमा नहीं है। नॉर्मल बॉय और गर्ल के लिए 18 ईयर्स, जो स्वस्थ बच्चे हैं उन्हें 18 ईयर्स के बाद CCL लैप्स कर जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इसका सही उत्तर कौन कथन सही नहीं है? तो सी नंबर सही नहीं है। 22 वर्ष की आयु तक ही लिया जा सकता है, ये गलत है। इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है JEE के एग्जाम के लिए भी, मगर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में। तो ऐसा नहीं कि इस वीडियो में जो बच्चे देख रहे हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के ही बच्चे देखें इस वीडियो को। जो भी डिपार्टमेंटल रेलवे की तैयारी करते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, इसका इंग्लिश वर्जन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? देखिए, इनकैशमेंट ऑफ लीव कैन नॉट बी अवेल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव, ये सही है। जो सही नहीं है उन्हें बताना है। CCL इज एडमिसेबल इन एस्पेक्ट ऑफ अडॉप्ट माइनर चाइल्ड ऑल्सो, ये भी सही है। जो सही नहीं है उन्हें बताना है। सही नहीं है, कौन नहीं है सही? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। CCL में बी अवेल्ड ओनली अप टू 22 ईयर्स ऑफ एज फॉर डिसेबल्ड दिव्यांग चाइल्ड, ये गलत है। इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है। CCL इज नॉट बी इंक्लूडेड इन द एम्बिट ऑफ अवेलिंग मैक्सिमम 5 ईयर्स लीव ऑफ एनी काइंड इन स्क्रैच, ये सही है। जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए, यदि अहरक सेवा की अवधि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम, तो मृत्यु ग्रेजुएटी की दर परिलब्धियों का कितना गुना होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिलब्धियों का 6 गुना होगा। यदि 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम है तो मृत्यु ग्रेजुएटी की दर परिलब्धियों कितना गुना होगा? तो परिलब्धियों का 6 गुना होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। 7 नंबर का रहा सही उत्तर चुनिए। डी एंड ए नियम इधर दिया गया है, एक साइड राइट साइड में संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो इसका देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? नियम 11। नियम 11 जो है किससे संबंधित है? तो नियम 11 जो है लघु दंड लगाने की प्रक्रिया, यानी ए का हो जाएगा 2 नंबर, लघु दंड लगाने की प्रक्रिया। नियम 10 किससे संबंधित है? नियम 10 है
जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, यानी बी का 3 हो जाएगा। नियम 9 किससे संबंधित है? बृहद दंड लगाने की प्रक्रिया, सी का 4 हो जाएगा। नियम 8 जो बच गया, कार्रवाई शुरू करने के अधिकार, डी का हो जाएगा 1 नंबर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश वर्जन है तो इंग्लिश हो गया। अब 8 नंबर देखिए, कौन सा गलत सुमेलित है? गलत आपसे पूछ रहा कौन, तो 8 नंबर का देखिए, रेलवे सेवा गलत खोजना है, जो गलत है, सही का नहीं। रेलवे सेवा पेंशन नियम कब शुरू किया गया था? तो रेलवे पेंशन शुरू किया गया था 1993 में, ये सही है। भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित किया गया था? तो एक गलत है, रेलवे अधिनियम जो है 1989 में पारित किया गया था, गलत सुमेलित यही है 2 नंबर। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 में पारित किया गया था, 1979 की जगह 1989 होगा, एक गलत मिल गया। रेलवे सेवक D&A नियम कब शुरू किया गया था? तो 1968 में, ये भी सही है, तो गलत मिल गया भारतीय रेलवे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल 2 हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 ये भी गलत है। रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 ये भी गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, दोनों गलत है। रेलवे सेवा पेंशन नियम कब शुरू किया गया था? ये याद नहीं आ रहा है हमें, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 में शुरू हुआ था, या बोल सकते हैं 1 जुलाई 1990 को भी ऑप्शन अगर रहे, 1 जुलाई 1990 उस टाइम भी इसको बोल सकते हैं। संशोधन किया गया था, लागू हो गया था 1 जुलाई 1990 से, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, ये इंग्लिश वर्जन है। 9 देखिए, मृत्यु अनुदान की अधिकतम राशि क्या है? मृत्यु अनुदान की अधिकतम राशि पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 का हो जाएगा सी। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेट ग्रेजुएटी? तो 20 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर चुने। सही उत्तर चुने 10 नंबर देखिए, रेलवे सेवा आचरण नियम है, लेफ्ट साइड, राइट साइड है संबंधित प्रावधान, रेलवे सेवा आचरण नियम। तो देखिए नियम 5 जो है किससे संबंधित है? राजनीति और चुनाव में भाग लेना, ये सही है, ए का 1 हो जाएगा। नियम 6 किससे संबंधित है? तो नियम 6 जो है एसोसिएशन या यूनियन में शामिल होना, बी का 2 हो जाएगा, आमना सामना। नियम 7 किससे संबंधित है? तो प्रदर्शन से संबंधित है नियम 7। नियम 8 किससे संबंधित है? प्रेस या मीडिया से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, इंग्लिश वर्जन है 11 देखिए, ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए CGEGIS राशि क्या है? ग्रुप सी कर्मचारी के लिए CGEGIS राशि पूछ रहा है। व्हाट इज CGEGIS अमाउंट ऑफ ग्रुप सी एम्प्लॉय? 11 नंबर पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, 30,000 रुपये। एक बात आता है, CGEGIS का पूरा नाम क्या होता है? CGEGIS का पूरा नाम, सी से होता है सेंट्रल, जी से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ई से एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, GPF बैलेंस के अलावा GPF की 3 साल की बैलेंस राशि के औसत के बराबर अतिरिक्त राशि भी कर्मचारी की मृत्यु पर दी जाती है। अतिरिक्त राशि के रूप में अधिकतम कितना राशि दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60,000, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, 13, पूर्व तटीय रेलवे में कितने मंडल हैं? पूर्व तटीय रेलवे में
कितने मंडल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 मंडल हैं। पूर्व तटीय रेलवे में कितने मंडल हैं? 3 मंडल। कौन कौन है 3 मंडल? एक आता है 3 मंडल पूर्व तटीय रेलवे में 3 मंडल है। पहला है खुर्दा रोड, पहला है खुर्दा रोड, खुर्दा रोड, खुर्दा रोड। दूसरा है संबलपुर, 3 मंडल पूछा जा रहा था, संबलपुर। और तीसरा क्या है? वाल्टेयर, वाल्टेयर, वाल्टेयर। तो पूर्व तटीय रेलवे में 3 मंडल, खुर्दा रोड, संबलपुर और वाल्टेयर। मगर पूर्व तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। नोट डाउन कर लीजिए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर 14। S&T विभाग में टेक्नीशियन 3 GP 1900 के लिए सीधी भर्ती कोटा क्या है? व्हाट इज द डायरेक्ट कोटा फॉर टेक्नीशियन 3 GP 1900 ग्रेड पे? GP मतलब ग्रेड पे 1900 इन S&T यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट। कितनी % का सीधी भर्ती का कोटा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। 50 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन सही। सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बच्चे को पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से शामिल किया जा सकता है। विकलांग अक्षम विवाहित पुत्र पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार है। 3 बोल रहा है पेंशन योजना भारतीय रेलवे में 1977 में शुरू की गई थी। तो जो कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। तो कथन सही है सिर्फ 1 नंबर, केवल एक ही सही है। ये क्या कह रहा है? सेवानिवृत्ति के बाद पैदा हुए बच्चे को पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से शामिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। SC ST के मामले में क्वार्टर आवंटन के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द रिजर्वेशन प्रतिशत फॉर क्वार्टर अलॉटमेंट इन केस ऑफ SC ST? SC ST को क्वार्टर अलॉटमेंट में कितना % का रिजर्वेशन मिलता है? पहले उन्हें प्रीफेयर दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10% रिजर्वेशन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 हो गया। 17 नंबर देखिए। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS कब से लागू की गई थी? 17 नंबर देखिए। नेशनल पेंशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS कब से लागू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/1/2004, 1/1/2004। NPS जब आया तो 2 प्रश्न हमें आ रहा है। एक OPS सबसे पहले सरकार ने एम्प्लॉय के लिए लागू किया था, उसके बाद NPS आया, उसके बाद एक नया पेंशन सरकार ने चालू कर दिया UPS। तो OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, NPS होता है नेशनल पेंशन स्कीम। NPS लागू हुआ 1/1/2004। एक नया UPS आ गया है एम्प्लॉय के लिए। UPS क्या होता है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये कब घोषणा किया गया था? घोषणा नहीं, कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2025 से UPS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर 18। किसी अन्य व्यक्ति को अंगदान करने के लिए CSL SCL का लाभ कितने दिनों के लिए लिया जा सकता है? हाउ मेनी डेज SCL may be availed for donating organ to another human being? बहुत ही VVI क्वेश्चन है। SCL क्या होता है? SCL होता है स्पेशल कैजुअल लीव। किसी अन्य व्यक्ति को अंगदान करने के लिए उन्हें स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। वो कितने दिन का मिलेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 डेज, 42 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। अगर आप किसी व्यक्ति को अंगदान करते हैं तो 42 दिन का आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। मिलान करना है 19 नंबर का। देखिए 19 नंबर का मिलान करना है। पहला है लेफ्ट साइड अधिनियम, दूसरे साइड है वर्ष। अधिनियम क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम।
कब हुआ था? 1947 में हुआ था। इसका ए का 4 हो जाएगा 1947 में। मजदूरी भुगतान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम। फिर तीसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। चौथा श्रमिक मुआवजा अधिनियम। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं डाउन में, तो हमें पता चलेगा। ए का क्या था? ए का हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। A4, B3, C2, D1। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सी का हो जाएगा 1948, और श्रमिक मुआवजा अधिनियम हो जाएगा 1923। इसका सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, 20 नंबर देखिए, इसे भी मिलान करना है। सही मिलान क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। SF4 किस उद्देश्य में दिया जाता है? SF4 जो हमारा दिया जाता है, निलंबन रद्द करना, निलंबन रद्द करना। SF7 कब दिया जाता है? जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF7 दिया जाता है। SF8 कब दिया जाता है? सॉरी गलत हो गया, ए सही है। SF4 निलंबन रद्द करना। SF7 जो है, SF7 हमारा माना निलंबन के लिए, माना निलंबन के लिए, यानी बी का हो जाएगा 3। SF4 हो जाएगा निलंबन रद्द करना। SF8 प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति, SF8 प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति। SF2 हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डी का 3। SF2 माना निलंबन और SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, रनिंग स्टाफ के लिए 7वें PC का पे फैक्टर क्या है? रनिंग स्टाफ के लिए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.945। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2.945। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, वाणिज्यिक एवं टिकटिंग स्टाफ श्रेणी के लिए चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? व्हाट इज द मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर कमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ कैटेगरी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B2 कैटेगरी में आता है। कमर्शियल एंड टिकटिंग स्टाफ कैटेगरी का मेडिकल कैटेगरी क्या है? B2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, 23 क्या है? सही विकल्प चुने। प्रदीप कुमार क्या है पूछा जा रहा है, तो थोड़ा इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। PCSO प्रदीप कुमार हमारा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, PCSO प्रदीप कुमार हमारा है PCSO। तरुण प्रकाश क्या है? GM है, तरुण प्रकाश GM। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा। मनोज गुरुमुखी क्या है? SD GM है, सी का 3 हो जाएगा। विजय कुमार साहू जिस जोन में पूछे गए थे उनका बताया जा रहा है ना, विजय कुमार साहू, डी का हो जाएगा AGM है, AGM यानी डी का हो जाएगा 1। 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश वर्जन इसका देख सकते हैं 23 का।
तो एजीएम का पूरा नाम प्रदीप कुमार क्या था? पीसीएसओ। पीसीएसओ का पूरा नाम होता है प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर। पीसीएसओ प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर। तरुण प्रकाश कौन थे? तरुण प्रकाश थे जीएम थे। जीएम का पूरा नाम होता है जनरल मैनेजर जीएम। मनोज गुरुमुखी कौन थे? एसडीजीएम थे मनोज गुरुमुखी। एसडीजीएम का पूरा नाम होता है सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर। सीनियर डेपुटी जनरल मैनेजर। विजय कुमार साहू थे एजीएम। एजीएम का पूरा नाम होता है एडिशनल जनरल मैनेजर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। कौन सा कथन सही नहीं है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई थी। कथन सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो कैट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई थी, ये बिल्कुल सही है। कैट की स्थापना 1985 में की गई थी, ये भी सही है। पूरे भारत में कैट की 10 बेंच है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैट के आदेश के खिलाफ अपील को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, ये भी सही है। तो गलत क्या हमारा है? पूरे भारत में कैट की 10 बेंच है, ये गलत है। तो टोटल में रियल कितने बेंचे हैं वो हम देखते हैं। बेंच की अगर संख्या पूछा जाए तो कैट में बेंच हो जाएगा हमारा 17 बेंच रहता है। और सर्किट बेंच की संख्या पूछा जाए, सर्किट बेंच यानी सीबी सर्किट बेंच की संख्या 21 होती है पूरे भारत में। कैट का पूरा नाम अगर हम आपसे पूछे तो कैट का पूरा नाम होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, नोट डाउन कर लीजिए। कैट का पूरा नाम कॉमन एडमिशन टेस्ट। पूरे भारत में कैट की टोटल 10 बेंच नहीं, टोटल 17 बेंच होगी और सर्किट बेंचों की संख्या 21 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुने। सही विकल्प चुने 25 नंबर। रेलवे कर्मचारी आचरण नियम। रेलवे कर्मचारी आचरण नियम 1966 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा। रेलवे कर्मचारी पास नियम 1986। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। रेलवे सेवा पेंशन का कम्यूटेशन नियम 1993। यानी सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। पास नियम लेफ्ट साइड दिया हुआ है, राइट साइड विवरण दिया हुआ है। तो देखते हैं 26 का। नियम 3 किससे संबंधित है? तो पास जानकारी करने की सक्षम प्राधिकारी को नियम 3 से संबंधित है और ये 2 हो जाएगा। नियम 4 किससे संबंधित है? नियम 4 पास के प्रकार से संबंधित है। नियम 4। नियम 12 देखिए किससे संबंधित है? नियम 12 गैर रेलवे कर्मचारियों का पास पीटीओ। नियम 12 गैर रेलवे कर्मचारियों का पास पीटीओ। नियम 15 जो बच गया पास का मौद्रिक मूल्य। नियम 12 हो गया गैर रेलवे कर्मचारियों का पास पीटीओ। नियम 15 पास का मौद्रिक मूल्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। छात्रावास सब्सिडी के रूप में प्रति माह कितनी निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है? 27 का पूछ रहा है। छात्रावास सब्सिडी यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो प्रति माह आपके बच्चे को कितने रुपए भुगतान किया जाता है? तो प्रति माह की बात करें तो 8,437 रुपया ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर इसको ईयरली का बात करें तो ईयरली हो जाएगा हमारा 1,01,244 रुपया। 1,01,244। 1 ईयर का अगर बात करें तो 1,01,244 रुपया। मंथली अगर बात करें 8,437 रुपया। अगर ये तो हॉस्टल के लिए सब्सिडी के लिए जो छात्र हॉस्टल में पढ़ते हैं। अगर नॉर्मल घर से अगर जाते हैं स्कूल तो उन्हें पर मंथ कितना मिलेगा? 2,812 रुपया मिलेगा पर मंथ। 2,812 रुपया यानी ईयरली नॉर्मल बॉय को 2,812 रुपया जो घर से जाते हैं स्कूल। 1 ईयर की अगर बात करें
तो 33,744 टका, 33,744 रुपया मिलता है 1 ईयर में। और हॉस्टल का 1,02,044। पहले ये रकम कम था, जब DA 50% से ऊपर इंक्रीज किया तो ये अमाउंट भी इंक्रीज हो गया है। जैसे हम लोग का HRA इंक्रीज हुआ, इसी तरह चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस भी इंक्रीज हो गया है। ड्रेस अलाउंस भी जिन एम्प्लॉय को मिलता था वो भी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 है, विच चैप्टर ऑफ IREC इज रिलेटेड टू अ स्टाफ बेनिफिट फंड। IREC का कौन सा अध्याय स्टाफ बेनिफिट फंड से संबंधित है, 28 का पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चैप्टर 8 हो जाएगा, अध्याय 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। अच्छा, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं क्या होता है। IREC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड। IREC का पूरा नाम IREC इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। CP ग्राम्स का पूरा नाम पूछ रहा है। CP ग्राम्स का पूरा नाम क्या होगा। CP ग्राम्स, CPGRAMs का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ऐप रेलवे क्वार्टर की मरम्मत और रख रखाव के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए संबंधित है। 30 नंबर का रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग ऐप इज रिलेटेड टू लॉज द कंप्लेन फॉर रेलवे क्वार्टर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा RBMS, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। RBMS का पूरा नाम क्या होता है। RBMS होता है रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम। रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। कवच का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज कवच, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कवच। कवच का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कवच का काम है प्रिवेंट कोलिजन, कोई भी ट्रेन को टकराने से, दो ट्रेन को आपस में टकराने से रोकता है, प्रिवेंट कोलिजन, टकराव को रोकना। और उसका दूसरा काम है इनहांस सेफ्टी, सुरक्षा बढ़ाना, ये भी उनका काम है कवच का। तीसरा है इम्प्रूव इफिशियंसी, दक्षता में सुधार करना, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। कवच, कवच क्या है। कवच का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। कवच में क्या होता है, अप्लाई ब्रेक्स इन ट्रेन। अगर कोई भी आपस दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर अगर आती है आमने सामने, तो कवच का काम है कि अप्लाई कर देना ब्रेक को उस ट्रेन में। तो उससे क्या होता है, ट्रेन रुक जाती है और घटना एक्सीडेंट होने से बच जाती है। तो कवच का मेन उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। अमान्य पेंशन क्या है। व्हाट इज इनवैलिड पेंशन, व्हाट इज इनवैलिड पेंशन, अमान्य पेंशन क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान को बोला जाता है अमान्य पेंशन। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान अगर सरकार करती है तो उन्हें अमान्य पेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। SECR GM कल्याण एवं राहत कोष की प्रबंध समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया। हु इज द नॉमिनेटेड चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमिटी ऑफ GM वेलफेयर एंड रिलीफ फंड SECR, उन्हें किन्हें नियुक्त किया गया। इसका PCPO, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। PCPO का पूरा नाम होता है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। PCPO प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। क्वेश्चन लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में पूरा 110 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो टाइम निकाल के आप लोग ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में। ऐसा नहीं कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के ही बच्चे देखें, जो भी JEE के टेक्नीशियन के जो भी तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन सभी के लिए लाभदायक है।
34 देखिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर पुनः नियुक्ति करने का अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर पुनः नियुक्ति करने की अधिकतम आयु सीमा 65 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, किसी भी जीडीसी परीक्षा के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम सेवानिवास अवधि क्या होनी चाहिए? इसकी कोई सीमा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हाट इज द मिनिमम सर्विस रेसिडेंसी पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बिकम एलिजिबल फॉर एन जीडीसी एग्जाम। जीडीसी एग्जाम में शामिल होने के लिए कोई सर्विस का टाइम नहीं है कि आप 1 साल जॉब कर लिए तभी भरेंगे जीडीसी का फॉर्म, 2 वर्ष कर लिए फिर तभी भरेंगे, 5 वर्ष किए तभी भरेंगे। इसकी कोई सीमा नहीं है। आप आज ज्वाइन कीजिए, कल जीडीसी का फॉर्म निकलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जीडीसी का पूरा नाम क्या होता है? जीडीसी का पूरा नाम होता है जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीडीसी। एलडीसी एक होता है, एलडीसी होता है, एलडीसी ये होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका सर्विस का 3 साल होना चाहिए। 3 साल आप हो गए तभी आप एलडीसी के लिए आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, मगर जीडीसी के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, जीईएम का पूर्ण रूप क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीईएम? जीईएम का पूर्ण रूप पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्लान हेड कर्मचारी कल्याण से संबंधित है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्लान हेड डील्स विथ स्टाफ वेलफेयर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 51। कौन सा प्लान हेड कर्मचारी कल्याण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, वर्ष 2024-25 के लिए HBA पर लागू ब्याज दर क्या है? HBA क्या होता है? HBA व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन HBA फॉर ईयर 2024-25 2024 एंड 2025? HBA क्या होता है? हाउस बिल्डिंग एडवांस होता है HBA, हाउस बिल्डिंग एडवांस। तो इसका दर पूछ रहा है क्या होगा? इसका दर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, 25 वर्ष पुराने मामले से परे CGA को मंजूरी देने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है? तो GM, हु इज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन CGA बियॉन्ड 25 ईयर्स ओल्ड केस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, खेल में उत्कृष्टता के लिए खेल खाते पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है? हु इज द कंपेटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एडवांस इंक्रीमेंट ऑन स्पोर्ट्स अकाउंट फॉर एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका GM, जनरल मैनेजर ही आपको इंक्रीमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, बच्चों की शिक्षा भत्ता CEA और छात्रावास सब्सिडी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला, CE छात्रावास सब्सिडी की दावा किसी भी 2 बच्चों के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जो सही नहीं है उनका बताना है। छात्रावास सब्सिडी केवल निवास से कम 50 किलोमीटर दूर स्थित आवासीय शिक्षा संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में लागू होता है, ये बिल्कुल सही है। आप अगर हॉस्टल सब्सिडी लेना चाहते हैं तो घर से कम 50 किलोमीटर दूरी होना चाहिए। 50 किलोमीटर से ऊपर अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं हॉस्टल में तो आपको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, दिव्यांग बच्चों के CA की प्रतिपूर्ति समान दर से दुगनी दर पर दे होगी, ये क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर देखिए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO की बात किया जाए तो श्री सतीश कुमार है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। हु इज चेयरमैन
एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड श्री सतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, रेलवे बोर्ड के में महानिदेशक मानव संसाधन कौन है? हु इज डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्स एट रेलवे बोर्ड? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री ए राजा गोपाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कब अस्तित्व में आया? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कब अस्तित्व में आया? तो ये 2003 में अस्तित्व में आया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन 45, गुमशुदा मामले में रेलवे क्वार्टर को रखने की अनुमति की अधिकतम अवधि क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ परमिशन फॉर रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन मिसिंग केस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 महीने, यानी 3 साल तक, 36 मंथ हो जाएगा। गुमशुदा मामले में रेलवे क्वार्टर को रखने की अनुमति की अधिकतम अवधि है 36 मंथ, यानी 3 साल। 1 साल में 12 महीना, टोटल 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, PWBD में बी का मतलब क्या होता है? तो PWBD का फुल फॉर्म ही देख लेते हैं, इसमें बी का खुद निकल के आ जाएगा। PWBD 46 पूछ रहा, तो PWBD होता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। P से पर्सन हो जाएगा, W से हो जाएगा विथ, B से हो जाएगा बेंचमार्क, D से डिसेबिलिटी। तो हमसे पूछा जा रहा था B, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंचमार्क। B का मतलब पूछा जाता है तो डिसेबिलिटी हो जाता है, 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, प्राण नंबर में कितने अंक होते हैं? तो प्राण नंबर में टोटल 12 अंक होते हैं। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। प्राण का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो प्राण का पूरा नाम देख लीजिए। प्राण का पूरा नाम होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और टोटल 12 डिजिट का होते हैं प्राण नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, प्राण का पूरा नाम देखिए पूछ लिया गया, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी तक तो नहीं दिख रहा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, किस नियम के तहत कर्मचारी की सेवा की समय समय पर समीक्षा की जाती है? किस नियम के तहत? नियम पूछ रहा है, फॉर विच रूल द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय में बी रिव्यूड पीरियोडिकली। तो कौन सा रूल हो जाएगा इसका? तो FR 56J हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। FR 56J के अंतर्गत कर्मचारी की सेवा में समय समय पर समीक्षा की जाती है, FR 56J। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी। तो शहीद दिवस किस उपलब्धि में मनाया जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। 1948 में क्या हुआ था? नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया था मोहनदास करमचंद गांधी को, इसलिए 30 जनवरी 1948 के दिन ही, यानी 30 जनवरी को मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, 51 क्या कह रहा है? PAC का पूर्ण रूप क्या होगा? PAC का पूरा नाम पूछ रहा है, तो PAC का पूरा नाम हो जाएगा प्रोप्रिएटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, किसी कार्यक्रम के लिए DRM अनुमोदन प्राधिकारी, फॉर विच ऑफ वर्क्स प्रोग्राम DRM अप्रूविंग अथॉरिटी, ये हो जाएगा MWP, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, रेलवे में कार्यक्रम पर पिंक बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? पिंक बुक 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे बोर्ड के द्वारा। पिंक बुक ऑन वर्क प्रोग्राम इन रेलवे पब्लिश्ड बाय रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, संविदा श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम कब लागू किया गया? कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कब पारित किया गया? ये पारित किया 1970 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
55 नंबर, प्रशिक्षु अधिनियम वर्ष में पेश किया गया। प्रशिक्षु अधिनियम वर्ष में पेश किया गया कब? तो पेश किया गया 1961 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा फॉर्म टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए है? विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म इज फॉर टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर्म 26 AS, ये फॉर्म जो है टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट से संबंधित है, फॉर्म 26 AS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। बोनस भुगतान अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, PLB में P क्या है? 58 देखिए, PLB में P क्या है? PLB, तो PLB का पूरा नाम क्या होता है? PLB, इसका पूरा नाम होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, PLB, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। तो P का मतलब प्रमोशन, परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन, कोई नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका सही उत्तर 58 का डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, 59 नंबर देखिए, न्यायाधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में DAR का निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रक्रियागत चूक के कारण, जब प्राकृतिक न्याय के कानून का उल्लंघन किया जाता है, दी गई सजा किए गए अपराध के अनुपात से अधिक हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, पितृत्व अवकाश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं उन्हें बताना है। तो इसका देखिए पहला क्या है, इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल सही है। गलत बताना, यह 15 दिन का अवकाश है, ये भी सही है। गलत क्या है वो देखिए, इसका लाभ केवल बच्चे के जन्म के बाद ही लिया जाता है, ये गलत है। बच्चे के जन्म के बाद नहीं, बिफोर आप बर्थ भी ले सकते हैं, बच्चे के जन्म से पहले भी ले सकते हैं। अगर आपके बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है लास्ट टाइम में, उस टाइम डिलीवरी का टाइम है, तो आप पहले भी ले सकते हैं, ये गलत है। इसका लाभ केवल बच्चे के जन्म के बाद ही लिया जाता है, गलत है। पहले भी आप ले सकते हैं, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ आप ले सकते हैं 6 मंथ तक। इसका लाभ केवल एक ही बार लिया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैटर्निटी लीव, PL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, PL नंबर किससे संबंधित है? PL हो जाएगा 61 का। PL का मतलब होता है प्राइस लिस्ट, ये किससे संबंधित है? तो स्टॉक आइटम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, PL नंबर इज रिलेटेड टू स्टॉक आइटम। AAC का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, क्या होगा? AAC 62 नंबर देखिए, AAC का पूरा नाम पूछ रहा है, क्या होगा? ये होता है एवरेज एनुअल कंजप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एवरेज एनुअल कंजम्पशन हो जाएगा। 63 देखिए, IREPS का पूरा नाम पूछ रहा है, IREPS, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन रेलवे प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, इंडियन रेलवे प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उन्हें हमें बताना है। 64 का, संघ के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्य की आवश्यकता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। सही कौन कौन है? NPS की स्थापना श्री BB गिरी ने की, ये बिल्कुल सही है। पंजीकृत संघ के नाम बदलने के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 सहमति आवश्यक है, ये भी सही है। SC/ST एसोसिएशन के अधिकतम 20 सदस्यों को संभाग स्तर पर औपचारिक बैठक में भाग लेने की अनुमति, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 64 का ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, ECA के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उन्हें बताना है। वर्ष 2010 में WCA का नाम बदलकर ECA कर दिया गया।
ये बिल्कुल सही है। जो सही नहीं उन्हें बताना है। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु होने पर मुआवजे की गणना के लिए औसत मासिक वेतन का 50% लिया जाता है, बिल्कुल सही है। कर्मचारी की आयु जितनी अधिक होगी मुआवजे की राशि उतना ही कम होगा, ये भी सही है। सभी स्रोतों से मुआवजे की एक मुश्त राशि देने के लिए 25 लाख रुपए की सीमा है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी ए बी सी सही है। कौन सही नहीं है? तो डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर। अवकाश नियम निम्नलिखित में से किस तिथि को या उसके बाद नियुक्ति रेलवे कर्मचारी पर लागू होती है? लीव रूल्स शैल बी अप्लाई टू रेलवे सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन या आफ्टर विच ऑफ द फ्लोइंग डेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 फरवरी 1949, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। दिव्यांगन अधिकारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटी एक्ट पास्ट इन ईयर किस वर्ष पारित किया गया? तो 2016 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी को पूर्वव्यापी रूप से निम्नलिखित में से किस छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो एल, इसका सही उत्तर हो जाएगा एल एन डी। एल एन डी होता है लीव नॉट ड्यू। एल एन डी का पूरा नाम होता है लीव नॉट ड्यू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट में बी कन्वर्टेड रेस्ट्रोस्पेक्टिवली इनटू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लीव? द LND इसका सही उत्तर हो जाएगा लीव नॉट ड्यू। LHAP का पूरा नाम क्या होता है? लीव ऑन हाफ एवरेज पे। LAP होता है लीव ऑन एवरेज पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर। IREC वॉल्यूम 1 का निम्नलिखित में कौन सा अध्याय अवकाश नियमों से संबंधित है? अवकाश यानी छुट्टी से संबंधित है। लीव रूल से कौन सा संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्याय 5, चैप्टर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। अवकाश नियमों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उन्हें बताना है। यह अस्थायी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होता है जिसने 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, बिल्कुल गलत है। यही है इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का हो जाएगा। ये गलत है। किसी भी रेलवे कर्मचारी को लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी, ये बिल्कुल सही है। छुट्टी पर गया रेलवे कर्मचारी छुट्टी से विकृत करने वाले प्राधिकारी की अनुमति के बिना छुट्टी अवधि की समाप्ति से पहले ड्यूटी पर नहीं लौटेगा, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। औसत वेतन पर अवकाश के नकदीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उन्हें बताना है। नकदीकरण के लिए LAP की कोई उपलब्ध शेष राशि की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। शेष राशि की आवश्यकता है। दूसरा क्या कह रहा है? इसका सही उत्तर 71 का ए ही हो जाएगा। संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान नकदीकरण की गई कुल छुट्टी 60 दिनों से अधिक नहीं होगी। 60 दिन से आप ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। LAP को 10 दिनों तक नकदीकरण की अनुमति होगी, ये बिल्कुल सही है। कोई मकान किराया भत्ता परिवहन भत्ता दे नहीं होगा, ये भी सही है। सिर्फ बेसिक प्लस DA मिलता है। 71 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इंग्लिश में देख लीजिए क्या कह रहा है। Which of the following is not correct regarding encashment of leave on average pay? No available balance of LAP is required to encash. होना चाहिए मिनिमम 30 छुट्टी आपका LAP अकाउंट में होना चाहिए। LAP मिनिमम 30 है तभी आप इनकैशमेंट कर सकते हैं, ये गलत है। तो सही उसका उत्तर हो जाएगा ए ही। टोटल लीव सो इनकैश्ड ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस पीरियड शैल नॉट एक्सीड 60 डेज। 60 दिन से आप ज़्यादा लीव इनकैशमेंट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इट शैल बी परमिटेड टू इनकैश LAP अप टू 10 डेज। 10 डेज से एक बार में आप छुट्टी लीव इनकैशमेंट नहीं कर सकते हैं। नो हाउस रेंट अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस शैल बी पेएबल। आपको जब लीव इनकैशमेंट करते हैं तो आपको HRA
और टीए उसके साथ नहीं मिलेगा, सिर्फ बेसिक और डीए मिलेगा। 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही है उनको नहीं लगाना है टिक, जो गलत है उनको लगाना है। पहला ऑप्शन देखिए, विधवा बहन को आश्रित के रूप में विशेषाधिकार पास में शामिल किया जा सकता है। ये कथन सही है, सही को नहीं बताना है, जो कथन सही नहीं है उनको बताना है। ये कथन क्या है? सही है। चिकित्सा आधार पर उच्च ग्रेड पास जारी किया जा सकता है। चिकित्सा आधार पे अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, तो आपको उच्च ग्रेड पास मिल सकता है, जारी किया जा सकता है। ये भी कथन सही है, बिल्कुल सही है। पीटीओ के आधे सेट की वैधता 6 महीने है। ये क्या है? बिल्कुल गलत कथन है, ये गलत है। तो कथन सही नहीं है उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, ये गलत है। पीटीओ आधे सेट का जो वैलिडिटी होता है वो 5 मंथ होता है, 5 मंथ्स होता है। ए बोल रहा है 6 मंथ है, तो 6 मंथ क्या है? गलत है। सही क्या होगा? 5 मंथ। पीटीओ या प्रिविलेज पास सारा का 5 मंथ होता है वैलिडिटी। डी क्या कह रहा है? अविवाहित बेटी को विशेषाधिकार पास में शामिल किया जा सकता है। एक कथन बिल्कुल सही है, गलत के बारे में पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा सही? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, इसी का इंग्लिश वर्जन है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो इसका क्या होगा? वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट पीटीओ इज 6 मंथ की जगह 5 मंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, सार्वजनिक सेवा में हड़ताल पर जाने से पहले कितने दिन या सप्ताह पहले सूचना दी जानी चाहिए? अगर आप किसी सार्वजनिक सेवा में हड़ताल पर जा रहे हैं तो उसको कितना दिन या कितना सप्ताह पहले सूचना दिया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 सप्ताह पहले। 6 सप्ताह पहले 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हाउ मेनी डे या वीक नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक इज पब्लिक सर्विस? इसका सही उत्तर 6 वीक हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। लेफ्ट साइड दिया हुआ है बाएं साइड कर्मचारियों की संख्या पुरुष या महिला। राइट साइड दिया हुआ है फैक्ट्री अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधान। तो इसको मिलान करना है, किसका कौन सा आंसर होगा? लेफ्ट से राइट को, बाएं से दाएं को मिलान कर देना है। तो देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है कर्मचारी की संख्या में 500 या 500 से अधिक किस फैक्ट्री अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधान है? 500 या 500 से अधिक किस में फैक्ट्री अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधान दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा कल्याण कार्यालय। 500 या 500 से अधिक कल्याण कार्यालय। 250 कर्मचारियों की संख्या या उससे अधिक है तो किस में काम कर सकते हैं? तो कैंटीन में। ऑप्शन ई हो जाएगा 2, बी का 2 हो जाएगा। 150 या 150 से अधिक अगर है तो कहाँ काम कर सकते हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में। 30 या 30 से अधिक तो कहाँ? क्रेच में। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, उसी का इंग्लिश वर्जन है। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 75 नंबर देखिए, पितृत्व अवकाश किस वर्ष शुरू किया गया था? पैटर्निटी लीव इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। पैटर्निटी लीव किस वर्ष शुरू किया गया था? छुट्टी का जो परंपरा है कि 15 दिन पैटर्निटी लीव मिलेगा, वो किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1997 से यह प्रावधान शुरू कर दिया गया था रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, नसबंदी ऑपरेशन के लिए पुरुष कर्मचारियों को कितने दिनों की SCL दी जाती है? SCL मतलब हो जाता है स्पेशल कैजुअल लीव। हाउ मेनी डेज स्पेशल कैजुअल लीव में बी ग्रांटेड टू मेल एम्प्लॉय फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डी। इनमें से कोई नहीं। स्पेशल CL मिलता है 6 डेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 डेज। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, एक बार में कितने वर्ष के लिए असाधारण अवकाश EOL दिया जा सकता है? एक बार में कितने वर्ष के लिए दिया जा सकता है? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष के लिए आप एक बार में असाधारण अवकाश ले सकते हैं। EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इसका पूरा नाम होता है। एक बार में आप 5 साल तक ले सकते हैं, दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, उसी का देखिए इंग्लिश वर्जन है। फॉर हाउ मेनी ईयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL में बी ग्रांटेड इन वन स्पेल? तो इसका सही उत्तर 5 वर्ष हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम वर्ष से प्रभावी हुआ? मातृत्व लाभ अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज इफेक्टिव फ्रॉम ईयर। पैटर्निटी लीव तो 1997 से शुरू हुआ था। 1997 क्या शुरू हुआ था? पैटर्निटी लीव PL। अभी ही हम लोग देखे, पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब पूछ रहा है मैटर्निटी लीव किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2017 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, RTI अधिनियम के किस नियम के तहत किसी भी नागरिक को कुछ निश्चित जानकारी प्रदान करने की बाध्यता नहीं होगी जिन्हें प्रकटीकरण से छूट की गई है? तो किस नियम में ये बोला गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियम 18 में बोला गया है। अंडर विच रूल ऑफ RTI एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड एनी सिटीजन सर्टेन इंफॉर्मेशन विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, रूल नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उनके बारे में पूछ रहा है। आपको सही को टिक नहीं लगाना है, जो गलत कथन है उनके बारे में लगाना है। आधार संख्या 12 अंकों की होती है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, तो इस आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, पैन एक अल्फा न्यूमेरिक यूनिकोड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन है उसको खोजना है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, PPO पेंशन भोगी को प्रदान किया जाने वाला 12 अंकों का विशेष नंबर है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। डी क्या है? प्राण NPS के तहत प्रत्येक ग्राहक को प्रदान किया जाने वाला 12 अंकों का विशिष्ट नंबर है, ये सही है। तो गलत कौन है? ए है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर, महापरिनिर्वाण दिवस किस पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन डेथ एनिवर्सरी, किसके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 का, बाबा साहब भारत रत्न भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, यात्रियों के लिए शिकायत दर्ज करने वाला पोर्टल कौन सा संबंधित है? 82 का देखिए, ये रेल मदद है। शिकायत दर्ज करने के लिए रेल कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? रेल मदद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेल मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, कौन सा मिलान सही नहीं है? जो मिलान सही नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। RDSO का मुख्यालय लखनऊ है, बिल्कुल सही है। कोर का मुख्यालय नई दिल्ली, तो गलत है। कोर का मुख्यालय कानपुर में है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, जो मिलान सही नहीं उसके बारे में पूछ रहा है। नायर का मुख्यालय बड़ोदरा में, ये बिल्कुल सही है। इरिसेन का मुख्यालय हेडक्वार्टर का है पुणे में, ये भी सही है। तो कोर का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कानपुर में है, हेडक्वार्टर कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, इंग्लिश वर्जन था। विच ऑफ द फ्लोइंग मैच इज नॉट करेक्ट? कोर का क्या हो जाएगा? कानपुर। 84 नंबर देखिए, कौन सा कार्यशाला के आधुनिकीकरण से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन कार्यशाला के आधुनिकीकरण से संबंधित है? तो ऑप्शन पहला है DLW, CLW, कोफ-माओ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोफ-माओ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 84 का।
कोफ माउ, विच ऑफ फ्लोइंग इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। कोफ माउ क्या होता है? COFMOW, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, प्रति माह प्रति बच्चे बाल शिक्षा भत्ते की प्रति पूर्ण राशि क्या है? कितना रुपया मिलता है प्रति वर्ष? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2250 रुपया प्रति माह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन में प्रति माह 2250 रुपया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध एम नागराज बनाम भारत संघ न्यायालय मामले से संबंधित है? 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे VVI क्वेश्चन हैं, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं 30 जनवरी 2025 को। जो भी डिपार्टमेंटल रेलवे की तैयारी करते हैं, LDC GDC, तो इस चैनल पे बने रहिए, जाइए प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं मेरे चैनल पे, और जो इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, कर्मचारी को 50,000 रुपये का कंप्यूटर एडवांस दिया जा सकता है। कंप्यूटर एडवांस सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 87 का ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। 5 वर्ष कम से कम सर्विस होना चाहिए। कर्मचारियों को 50,000 रुपये का कंप्यूटर एडवांस दिया जा सकता है। कंप्यूटर एडवांस सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या होनी चाहिए? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, कौन सा बेंचमार्क APR ग्रेडिंग MACP के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है? पहला है उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, सी है अच्छा, इनमें से कोई नहीं। कौन उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अच्छा उपयुक्त नहीं है। उत्कृष्ट ठीक है, बहुत अच्छा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड सही नहीं है। विच बेंचमार्क APR एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होता है साल में, उसमें अगर आपको गुड दे दिया गया तो अच्छा नहीं है, उपयुक्त नहीं है MACP के लिए। उत्कृष्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, भारतीय रेलवे 3 फरवरी 2025 को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को 100 साल पूरे कर रहा है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा निम्नलिखित में किस स्टेशन के बीच शुरू की गई थी? 3 फरवरी 2025 को रेलवे का 100 वर्ष पूरा हो चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो सबसे पहला जो ट्रेन चला था कहाँ से कहाँ चला था उसके बारे में पूछ रहा है 89 नंबर में। तो सबसे पहला जो चला था बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, इंग्लिश वर्जन हो गया। 89 90 देखिए, स्टोर वाणिज्यिक मंजूरी के अभाव में DCRG का अधिकतम कितना प्रतिशत अस्थायी रूप से रोका जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10%। मैक्सिमम व्हाट परसेंटेज ऑफ DCRG में बी विथहेल्ड टेम्पोररीली फॉर वांट टू स्टोर कमर्शियल क्लियरेंस? तो 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर, रेलवे सुरक्षा आयोग CRS किस मंत्रालय के अधीन है? रेलवे सुरक्षा आयोग, कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी CRS इज सबऑर्डिनेट टू द मिनिस्ट्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा सही उत्तर 91 का? तो ए आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। रेलवे सुरक्षा आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संगठन
रेल अवसंरचन के निर्माण में शामिल है? कौन सा संगठन है? तो ए है RVNL। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। RVNL होता है रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL का पूरा नाम रेल विकास निगम लिमिटेड। तो RVNL क्या है? रेल अवसंरचना के निर्माण में शामिल है। RDSO का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। IRCTC का पूरा नाम, ये सब फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ये सब मुंह पे रखिए, याद रखिए। IRCTC होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। कोर का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। भारतीय मजदूर आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय मजदूर, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स मूवमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नारायण मेघाजी लोखंडे। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मजदूर आंदोलन के जनक कहा जाता है नारायण मेघाजी लोखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति जिसमें RTI अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। प्रथम पक्ष नहीं, द्वितीय पक्ष नहीं, RTI कार्यकर्ता नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। RTI अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने संगठन, कार्य, कर्तव्यों आदि के सभी विवरण प्रकाशित करने होंगे? किस धारा के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये 30 जनवरी 2025 को पूछे हुए हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पूछ रहे हैं, करंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो श्री लाल सामरिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। RTI प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उनके बारे में पूछ रहा है। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को पूर्ण व्यक्तिगत विवरण देना होगा। ये बिल्कुल गलत है। ये कथन से पूर्ण विवरण नहीं देना होता है। सूचना के लिए अनुरोध करने के लिए आवेदक को पूर्ण व्यक्तिगत विवरण देना होगा, ये बिल्कुल गलत है। यही हमारा सही उत्तर है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये सही है। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना की आवश्यकता के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है। यदि कोई आवेदक लिखित रूप में अपना अनुरोध नहीं करता है तो CPIO को मौखिक रूप से अनुरोध करने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए सभी उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। डी क्या करा? यदि कोई आवेदक किसी अन्य कार्यालय या सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित सूचना चाहता है तो ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 5 दिन भीतर अग्रेसित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। सेवा की समान शर्तों से संबंधित अध्याय निम्नलिखित में किस कोड या मैनुअल में उपलब्ध है? 98 का देखिए, सेवा की समान शर्तें IREME 1, IREME 2, IREC 1, IREC 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा IREC 1। IREC 1 का पूरा नाम IREME IREC क्या होता है? IREME होता है IREM, ये होता है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। IREC होता है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड। बहुत ही VVI है। LDC GDC के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है LDC GDC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके LDC के लिए कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। कुछ हैं जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में पूछे जा सकते हैं, मगर मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे डिपार्टमेंटल में ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि JEE वाले बच्चे नहीं देख सकते हैं, रेलवे के JEE वाले भी देख सकते हैं। टेक 3 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं ग्रुप D से, वो भी देख सकते हैं। 99 नंबर देखिए, भर्ती प्रशिक्षण आदि से संबंधित अध्याय निम्नलिखित में से किस कोड मैनुअल में उपलब्ध है? भर्ती प्रशिक्षण आदि से संबंधित
तो 99 का सही उत्तर हो जाएगा IREM1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में उपलब्ध है भर्ती प्रशिक्षण आदि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश वर्जन है। द चैप्टर विच डील्स विद द रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग etc इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फ्लोइंग कोड मैनुअल, द IREM1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर। निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुने। लेफ्ट साइड है श्रेणियां दिया हुआ, राइट साइड मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। मैंने किस स्टेशन मास्टर में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड लगता है, ट्रेन क्लर्क में कौन सा, वाणिज्यिक क्लर्क में कौन सा, जूनियर क्लर्क में कौन सा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए सही मिलान करते हैं हम लोग। स्टेशन मास्टर के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड लगेगा। A1 अगर नहीं भी है तो A2 सबसे अच्छा होता है, A1 फिर A2 होता है, फिर B1 B2 A3 तक भी होता है, A1 A2 A3 फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। ऐसा मेडिकल कैटेगरी दिया जाता है रेलवे डॉक्टर के द्वारा। तो स्टेशन मास्टर के लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल अनिवार्य है। ट्रेन क्लर्क के लिए, ट्रेन का क्लर्क है तो उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A3 होना ज़रूरी है ट्रेन क्लर्क के लिए। तो स्टेशन मास्टर के लिए हो जाएगा A2, ट्रेन क्लर्क के लिए A3। वाणिज्यिक क्लर्क के लिए क्या होना चाहिए, B2 चलेगा। ए कैटेगरी का अगर मेडिकल नहीं है तो B2 चलेगा, B1 नहीं भी है फिर भी B2 चलेगा। जूनियर क्लर्क के लिए C2 चलेगा। तो ये मेडिकल का स्टैंडर्ड है, बहुत सारा है, ये 4 वो पूछे गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो आपका राजभाषा से संबंधित है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगर आप उधर 1 से 100 तक आपको 10 क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन स्किप करके आपको राजभाषा पर अच्छा पकड़ है तो आप बना सकते हैं राजभाषा को भी। 100 से प्रथम 1 से 100 तक जो आपको सबसे पहले आएगा उसे ही जांच किया जाएगा। 110 आप बना के आएंगे तो ये मान नहीं होगा, प्रथम 100 ही आपका मान होगा। 101 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट कम्स अंडर राजभाषा रीजन बी। रीजन बी निम्नलिखित में कौन सा राजभाषा समूह में आता है। रीजन बी में कौन कौन सा राज्य आता है, तो ये आता है दादर, नागर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 102 नंबर। क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इफ ही सी हैज पास्ड। निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी कर्मचारी को उनके साधक ज्ञान होना मान लिया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिच। ये द मैट्रिकुलेशन ऑफ एन इक्विवेलेंट या हायर एग्जामिनेशन विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मैट्रिक या समकक्ष या उच्च परीक्षा में एक विषय हिंदी हो तो मान लिया जाता है कि हिंदी में उन्हें नॉलेज है। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्राग एग्जामिनेशन कंडक्ट अंडर द हिंदी टीचिंग स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र के हिंदी टीचिंग योजना द्वारा कराया गया प्राग परीक्षा पास हो, यदि प्राग परीक्षा पास हो तो भी मान लिया जाता है उन्हें हिंदी में नॉलेज है। If he declares himself to have acquired such working knowledge, यदि वह घोषणा किया हो कि उन्हें हिंदी में साधक ज्ञान प्राप्त है फिर भी मान लिया जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना ही हो प्राग का या मैट्रिक का या इंटर का, ऐसा बात नहीं है। आप एक पत्र पर घोषणा पत्र दीजिए कि हमें आता है, वो भी मान होगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें। लेफ्ट साइड में संविधान का अनुच्छेद, राइट साइड है अनुशासन। तो इसको देखिए 103 नंबर का मिलान हम लोग करते हैं। ए है अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 में क्या किया गया है, राजभाषा आयोग के संबंध में बोला गया। अनुच्छेद 351 में राजभाषा आयोग के संबंध में बोला गया है। अनुच्छेद 112 में बोला गया है संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 112 में उल्लेख है संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 में है राज्य की राजभाषा। 112 में संघ की राजभाषा, 345 में संघ की राजभाषा।
अनुच्छेद 344 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 344 में डी का हो जाएगा ए। मिलान करने वाला में यदि आपको 3 याद है तो चौथा अपने आप निकल जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश वर्जन है। 104 नंबर, राजभाषा अधिनियम 1963 में कितने अनुच्छेद हैं? राजभाषा अधिनियम 1963 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 9 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 105 नंबर, ये 104 का ही है इंग्लिश वर्जन। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? 9 हो जाएगा। 105 देखिए, निम्नलिखित में से किस एकल भाषा का उपयोग किया जा सकता है? किस नोटिंग का आप उपयोग कर सकते हैं? किस एकल भाषा का उपयोग कर सकते हैं? तो नोटिंग। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिंगल लैंग्वेज में बी यूज? तो नोटिंग हो जाएगा। 105 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है? समान आदेश आता है, अधिसूचना आता है, फ्रेश व्यक्ति आता है, अभ्यावेदन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 106 का। विच ऑफ द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट हैज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 3(3) ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? तो ये हो जाएगा अभ्यावेदन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्र प्राप्ति पूर्णतः हिंदी भाषा में होनी चाहिए तथा उसका उत्तर निम्न भाषाओं में दिया जाना चाहिए। अगर आपका पत्र प्राप्ति पूर्णतः हिंदी नहीं है तो कौन सा भाषा में मान दिया जाना चाहिए? तो हिंदी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पत्र प्राप्ति पूर्णतः हिंदी भाषा में होनी चाहिए तथा उसका उत्तर निम्न भाषाओं में होना चाहिए, हिंदी में ही होना चाहिए। 107 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इंग्लिश में देखिए क्या करा, द लेटर रिसिप्ट एब्सोल्युटली इन हिंदी लैंग्वेज शुड बी रिप्लाइड इन हिंदी। यदि आप हिंदी में पूछते हैं तो हिंदी में ही उसको रिप्लाई देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108 नंबर, रेलवे बोर्ड की राजभाषा कार्य समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये रेलवे बोर्ड होते हैं, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। 108 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। Who chairs of the official language working committee of railway board? The chairman रेलवे बोर्ड हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 109 नंबर, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? राजभाषा आयोग, कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इज फॉर्म्ड इन। राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 7 जून 1955 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग पेशेंस बनाए, इसके लिए धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 110 देखिए, संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान में। हाउ मेनी लैंग्वेज आर मेंशन इन शेड्यूल 8 इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 22 भाषाएं का जिक्र किया गया है। तो ये समाप्त होता है आज का वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। जो रेलवे डिपार्टमेंटल का तैयारी करते हैं, जो रेलवे में जॉब पा चुके हैं, उनके लिए हम मेहनत करते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। तो हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर जो इस चैनल पे नए हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में नए नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आ चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।